नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। एंड इसमें जो मेन आज की क्लास में हम कवर करेंगे वो होगी एग्रीकल्चरल इनकम, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, फर्स्ट अंडरस्टैंड एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। सो जो हमारी एग्रीकल्चरल इनकम होती है दैट इज एग्जेम्प्ट, राइट। एंड एज पर विच सेक्शन? सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। अब ये सेक्शन इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एग्रीकल्चरल इनकम अगर एग्जेम्प्टेड है तो अंडर विच सेक्शन, लाइक एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्टेड अंडर डैश सेक्शन। सो वी शुड नो द सेक्शन एज वेल अगर कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स है, राइट। बट इसके साथ जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं टैक्स ऑन टोटल इनकम, तो उस टाइम पे जो एग्रीकल्चरल इनकम है उसको क्या कंबाइन करा जाता है नॉन एग्रीकल्चरल इनकम के साथ। दो केसेस में जो कि है, अगर आपकी जो एग्रीकल्चरल इनकम है वो 5,000 पर एनम से ज्यादा है, मतलब पूरे साल में आपने 5,000 से ज्यादा एग्रीकल्चरल इनकम अर्न करी है, सो आपकी जो एग्रीकल्चरल इनकम है वो कंबाइन करी जाएगी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम के साथ, एंड देन उस बेसिस पे जो है टैक्स लगेगा, जो आगे हम पढ़ेंगे बेसिकली टैक्स कैसे कैलकुलेट करा जाता है और कैसे ये एग्जेम्प्ट करी जाती है। एंड ऑल्सो सेकेंड कंडीशन इज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम शुड एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, जो कि हमने प्रीवियस स्लैब रेट्स में जब एग्जेम्पशंस पढ़ रहे थे कि 2,50,000 तक एग्जेम्प्ट है, 3 लाख तक एग्जेम्प्ट है और 5 लाख तक एग्जेम्प्ट है। तो अगर इन जो लिमिट है इससे ज्यादा अगर इनकम है आपकी, तब भी उस केस में जो एग्रीकल्चर इनकम है आपकी कंबाइन करी जाएगी एंड देन वी विल डिटरमाइन द टैक्स लायबिलिटी, राइट। सो नाउ अंडरस्टैंड द एग्रीकल्चरल इनकम, क्योंकि इट इज अ वेरी वास्ट थिंग। एग्रीकल्चरल इनकम सिंपल ये नहीं कि आप कुछ कल्टीवेशन कर रहे हो लैंड पे और वहां से जो भी प्रोड्यूस हो रहा है और उसको सेल कर रहे हो तो वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है। इट इज डिफाइंड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो क्या है बेसिकली एग्रीकल्चर इनकम? इट कैन बी ऑफ रेंट और रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द लैंड विच इज यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। तो कोई भी रेवेन्यू या कोई भी रेंट अगर किसी लैंड से जनरेट हुआ है जो कि यूज हुई थी एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए, सो दैट इज ऑल्सो एग्रीकल्चरल इनकम। It also includes income from agricultural operations by selling agricultural products in the market. अगर आपने कोई भी एग्रीकल्चर ऑपरेशंस करे और उस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को सेल करा है मार्केट में, तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम के अंडर आएगी। एंड टिल डेट टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्टेड। हाउएवर स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है, दे कैन लिवाई टैक्सेस ऑन द एग्रीकल्चर इनकम एंड दिस इज बेसिकली कंसीडर फॉर द रेट पर्पसेस फॉर कैलकुलेटिंग the liability, calculating the liable income tax for the individual. तो बेसिकली जो एग्रीकल्चर इनकम होती है वो एग्जेम्प्टेड होती है एंड इट ऑल्सो कवर द रेंट फ्रॉम द लैंड। अगर कोई एक लैंड है और वो एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो जो रेंट वहां से आ रहा है वो भी इनकम जो होगी हमारी एग्रीकल्चर इनकम होगी, राइट। सो एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A एग्रीकल्चर इनकम इज डिफाइंड एज any rent or revenue generated from the land in India and is used for agricultural purpose that I have discussed। कोई भी अगर रेंट और रेवेन्यू लैंड से जनरेट हो रहा है और वो लैंड एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज हुई है, सो दैट फॉल्स अंडर द एग्रीकल्चरल इनकम। सेकेंड, कोई भी इनकम अगर जनरेट हो रही है फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस which also include the processing of agricultural produce for sale in the market। तो कोई भी आप एग्रीकल्चर ऑपरेशंस कर रहे हो और मार्केट में सेल कर रहे हो जो भी प्रोड्यूस है उससे जो भी इनकम जनरेट हो रही है, अगेन दैट कम्स अंडर द एग्रीकल्चर इनकम। इनकम अर्न फ्रॉम द फार्म हाउस विच में बी यूज एज अ स्टोर हाउस और ड्वेलिंग यूनिट। नाउ अगर कोई इनकम है फार्म हाउस, जैसे कि आप वहां पे स्टोर कर रहे हो जो भी आप एग्रीकल्चरल अपना प्रोड्यूस है, कोई फार्म हाउस है जिसको आप एज अ स्टोर हाउस या ड्वेलिंग यूनिट यूज कर रहे हो अपने जो लैंड है कल्टीवेट जहां कर रहे हो उसके साथ ही, तो वहां से भी जो भी इनकम आपकी अर्न हो रही है दैट इज ऑल्सो कंसीडर एज अ एग्रीकल्चरल इनकम। एनी इनकम विच इज अर्न बाय सेलिंग सैपलिंग्स और द सीड्स ग्रोन इन द नर्सरी दैट ऑल्सो कम्स अंडर द एग्रीकल्चर इनकम। मीन्स अगर आप कोई भी जो सैपलिंग्स या सीड्स जो ग्रो करी है आपने अपनी नर्सरी में और उसको सेल कर रहे हो तो वो भी इनकम आपकी एग्रीकल्चर इनकम में आएगी एंड दैट इज एग्जेम्प्टेड। एनी प्रॉफिट रिसीव फ्रॉम योर पार्टनर हु इज एंगेज इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटी। सपोज यहाँ दो पार्टनर है ए एंड बी, बी एग्रीकल्चरल
एक्टिविटीज कर रहा है और उससे उसकी इनकम हुई है और उसमें आपको भी शेयर मिल रहा है, तो जो शेयर है आपका, जो प्रॉफिट है, वो भी क्या होगा, पार्ट ऑफ अ एग्रीकल्चरल इनकम। सो दीज आर द बेसिक फॉर्म्स। अगर ये सारी चीजें हैं, इनसे, इन सोर्सेज से इनकम जनरेट हो रही है, देन ऑल दैट इनकम कंसीडर टू बी अ एग्रीकल्चरल इनकम, राइट। एंड इसके साथ इज ऑल्सो वन, इनकम रिसीव फ्रॉम अ बिल्डिंग सिचुएटेड नियर द एग्रीकल्चरल लैंड विल बी ट्रीटेड एज एन एग्रीकल्चरल इनकम इफ द बिलो कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अगर कोई भी इनकम आपने रिसीव करी है फ्रॉम अ बिल्डिंग जो एग्रीकल्चरल लैंड के पास सिचुएटेड है, और अगर वो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, सो दैट इनकम इज ऑल्सो कम्स अंडर एग्रीकल्चरल इनकम। फॉर एग्जाम्पल की लाइक यहां पे अगर कल्टिवेटेड लैंड की हम बात कर रहे हैं, राइट, यहाँ पे जो भी एग्रीकल्चरल लैंड या कल्टिवेटेड जो भी आप लैंड की बात कर रहे हो, उसके साथ में क्या है, एक बिल्डिंग है, तो उस बिल्डिंग से जो इनकम होगी वो एग्रीकल्चर इनकम में काउंट होगी इफ दैट बिल्डिंग मस्ट बी ऑक्यूपाइड बाय द कल्टीवेटर। अगर उस वो बिल्डिंग है जो ऑक्यूपाई कर रहा है कल्टीवेटर, देन वो इनकम क्या होगी, काउंट होगी एज अ एग्रीकल्चर इनकम। ये नंबर 1 कंडीशन है। सेकेंड, द बिल्डिंग इज यूज एज अ ड्वेलिंग हाउस और स्टोर हाउस। अगर ये बिल्डिंग एज अ स्टोर हाउस यूज कर रहा है कि जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसको स्टोर करा जा रहा है इस बिल्डिंग में, तो इस बिल्डिंग की जो भी इनकम है वो एग्रीकल्चर इनकम के अंडर काउंट होगी। एंड द थर्ड इज इफ द लैंड इज ईदर असेस टू लैंड रेवेन्यू इन इंडिया और इट इज सब्जेक्ट टू अ लोकल रेट असेस। जो भी जो रेवेन्यू है अगर वो असेस करा जा रहा है एज अ लैंड रेवेन्यू और जो लोकल रेट के बेसिस पे उसका असेसमेंट करा जा रहा है, देन अगेन वो काउंट होगी एज अ एग्रीकल्चरल इनकम। So these are the basic conditions to find that whether this income is comes under agricultural income or not. तो ये जो कुछ पॉइंट्स है डिस्कस करें, रेंट रेवेन्यू हो गया, कोई भी प्रोड्यूस आप मार्केट में सेल कर रहे हो, अगर आप कोई भी फार्म हाउस को एज अ स्टोर हाउस यूज कर रहे हो तो वहां की इनकम भी आपकी एग्रीकल्चरल इनकम हो गई। सीड्स और सेपलिंग्स को सेल कर रहे हो जो नर्सरी में आप ग्रो करी है आपने, वो भी हो गया। पार्टनर्स अगर प्रॉफिट रिसीव कर रहे हैं और जो प्रॉफिट जो आया जनरेट हुआ वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से हुआ है, दैट इज अगेन द पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर इनकम। एंड अगेन द बिल्डिंग अगर कोई है वो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, सो दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ अ एग्रीकल्चर इनकम, राइट। हाउएवर देयर आर द सम पॉइंट्स वेयर द agriculture income does not include the following. The number 1 thing is income generated by selling processed produce of agricultural nature. प्रोसेस प्रोड्यूस क्या हो गया कि यहाँ पे कोई हम मेन प्रोड्यूस की बात नहीं कर रहे, कोई उसी से एक सेकेंडरी अगर जनरेट कर रहा है प्रोड्यूस, वो एग्रीकल्चरल नेचर का है बट दैट इज नॉट प्राइमरी प्रोडक्शन। कुछ हम कह सकते हैं सेकेंडरी अगर प्रोडक्शन हुई है, एक प्रोसेस्ड है थिंग, सो उससे जो इनकम अगर आपकी सेल करके जनरेट हो रही है, दैट विल नॉट कम अंडर द एग्रीकल्चरल इनकम। सो इसे हम कह सकते हैं सेकेंडरी प्रोड्यूस। सेम अगेन इनकम फ्रॉम एक्सट्रीमली प्रोसेस्ड प्रोड्यूस। अगर कोई एक्सट्रीमली आपने किसी कोई प्रोड्यूस जो प्रोसेस है काफी ज्यादा, उससे भी अगर कोई इनकम हो रही है वो नहीं आएगी हमारी एग्रीकल्चर इनकम में। एंड इनकम फ्रॉम ट्रीज सोल्ड एज टिम्बर। टिम्बर अगर किसी ट्रीज को एज अ सेल करा गया टिम्बर, तो उससे भी जो इनकम हो रही है वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं होगी। एंड इसके साथ ऑल्सो अगर हम बात करें, दे आर द सम एक्टिविटीज विच आर नॉट कंसीडर एज द एग्रीकल्चरल इनकम। तो कौन कौन सी वो एक्टिविटीज है, ये सारी एक्टिविटीज 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। अगर इन एक्टिविटीज से कोई भी इनकम जनरेट हो रही है, देन इट ऑल्सो विल नॉट कंसीडर एज अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। तो इसमें हमारा हो गया इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग, इनकम और रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम बी हाइविंग, इनकम जनरेटेड फ्रॉम डेयरी फार्मिंग, और स्पॉन्टेनियसली अगर आपने ग्रो करे ट्रीज तो उससे भी कोई अगर इनकम हो रही है तो वो एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं है। इनकम अर्न बाय प्रोड्यूसिंग सोल्ट बाय फ्लडिंग लैंड विथ सी वाटर, इनकम जनरेटेड बाय परचेजिंग स्टैंडिंग क्रॉप्स। अगर आपने जस्ट स्टैंडिंग जो क्रॉप्स है उसको परचेज करके कोई रेवेन्यू जनरेट करा है, देन ऑल्सो दैट वॉन्ट बी कंसीडर एग्रीकल्चरल इनकम। इनकम अर्न फ्रॉम बटर एंड चीज मेकिंग, ये भी अगेन डेयरी का ही पार्ट हो गया, उसका एक कि उसको प्रोसेस कर रहे हैं, जो भी डेयरी फार्मिंग के बाद अगर बटर या उसे चीज बना रहे हैं तो उससे भी इनकम जो है एग्रीकल्चर इनकम में नहीं होगी।
एंड द लास्ट इज अगर कोई इनकम जनरेट हुई है टीवी सीरियल से, जो कि जिनकी जो शूटिंग है बेसिकली फार्म हाउसेस में हुई है, देन अगेन दैट इज नॉट अ एग्रीकल्चरल इनकम। तो दीज आर ऑल्सो द थिंग्स जो है कि पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, बी हाइविंग हो गया, डेयरी फार्मिंग हो गया, सोल्ट अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्टैंडिंग क्रॉप्स, चीज, बटर मेकिंग और टीवी सीरियल्स, तो ये सारी इनकम जो होती है एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं होती। दीज आर बेसिकली द एक्टिविटीज दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम द एग्रीकल्चरल इनकम, राइट। ऑल्सो दे आर द सर्टेन पॉइंट्स हैव टू बी केप्ट इन माइंड जब हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चरल इनकम की। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लैंड होना चाहिए नंबर पॉइंट। ये 4 पॉइंट्स है बेसिकली जब हम कंसीडर कर रहे हैं कोई इनकम को कि एग्रीकल्चर इनकम एज अ काउंट होगी या नहीं। तो नंबर 1 इज एग्जिस्टेंस ऑफ लैंड, सेकेंड इज यूसेज ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, जो लैंड है दैट मस्ट बी यूज फॉर द एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। थर्ड इज कल्टीवेशन ऑफ अ लैंड इज मस्ट, जो लैंड जो यूज हो रही है वो कल्टीवेशन उसका होना चाहिए, ये एक कंपल्सरी कंडीशन है। फोर्थ इज ओनरशिप ऑफ अ लैंड इज नॉट एसेंशियल, सो इट डजंट मैटर कि ओनर कौन है उस लैंड का, बट ये 4 कंडीशन जो है हम बेसिकली देखते हैं व्हेन वी हैव टू कंसीडर वेदर वी शुड लाइक कंसीडर एनी इनकम एग्रीकल्चर इनकम और नॉट। तो ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ लैंड, यूसेज ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, कल्टीवेशन ऑफ लैंड एंड ओनरशिप ऑफ लैंड इज नॉट एसेंशियल। सो 3 चीजें हमारे यहाँ पे होनी चाहिए एंड ओनरशिप जो है वो इतनी मैटर नहीं करती, राइट। नाउ देयर इज अ मोर कंडीशंस बेसिकली जो हमने अभी डिस्कस करा था 3 हेड्स में कि जो एग्रीकल्चर इनकम कौन कौन सी होती है, उसी में थोड़ी और कंडीशंस है। अगर वो चीजें सेटिस्फाई हो रही है तो जो है वो इनकम एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट होगी। जैसे कि ये पढ़ा था हमने, कोई भी रेंट और इनकम अगर जनरेट हो रही है फ्रॉम लैंड दैट इज सिचुएटेड इन इंडिया और यूज फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, सो द पर्सन इज नॉट लायबल टू पे द टैक्स ऑन द रेंट और रेवेन्यू जनरेटेड इफ इट फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशन। तो उसके साथ ये कुछ कंडीशंस है और कि अगर आपका कोई रेंट या रेवेन्यू आप जनरेट कर रहे हो जो लैंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए यूज हुई है, लेकिन उसके साथ दे आर द सम कंडीशंस, क्या क्या वो है ये, if the land is situated within the jurisdiction of municipality and cantonment board with a population of more than 10,000 as per the latest census in which sale of land took place। so ये कंडीशन आपको बेसिकली याद रखने की, पॉपुलेशन जो है 10,000 से ज्यादा होनी चाहिए एज पर द लेटेस्ट सेंसस और इट शुड बी विद इन द jurisdiction of municipality and cantonment board, right। second इसमें है द लैंड शुड नॉट बी सिचुएटेड नॉट मोर देन 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ एनी कंटेनमेंट बोर्ड और म्युनिसिपैलिटी एंड द डेंसिटी शुड बी मोर देन 10,000 बट नॉट मोर देन 1 लाख। सो बेसिकली दीज आर द थिंग्स यू हैव टू लर्न। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझना है, ये कंडीशंस है कि 2 किलोमीटर से ज्यादा उसका जो लैंड है सिचुएटेड नहीं होने चाहिए अवे जो लोकल लिमिट जो सेट कर रखी है, और जो डेंसिटी है वो 10,000 और 1 लाख के बीच में होनी चाहिए। The area also should be within the 6 kilometer from the local limits of any municipality or cantonment board and also जो population है वो more than 1 lakh but less than 10 lakh होनी चाहिए। थर्ड यहाँ पे conditions है the area which is not more than 8 kilometer from the local limits of any municipality and cantonment board within with a population above 10 lakh। सो दीज आर बेसिकली द कंडीशन जो आपको याद रखनी है कि जो लैंड है अगर वो सिचुएटेड नहीं है इस फॉलोइंग लोकेशंस में, देन इट वुड बी लाइक कंसीडर एज अ एग्रीकल्चर इनकम एंड ऑल्सो द इनकम जनरेटेड बाय ट्रांसफरिंग द एग्रीकल्चर लैंड डज नॉट कम अंडर द एग्रीकल्चर इनकम। सो दिस इज द एडिशनल पॉइंट हियर कि अगर कोई भी इनकम जनरेट हो रही है बाय ट्रांसफरिंग द एग्रीकल्चर लैंड, सो वो जो इनकम है एज पर द अबव पॉइंट्स नहीं आएगी एज अ एग्रीकल्चरल इनकम में, राइट। सेकेंड ये दोनों पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर लैंड रेवेन्यू कोई भी जनरेट हो रहा है बाय सेलिंग इन द मार्केट, और अगर कोई भी जो बिल्डिंग है ऑक्यूपाई करी है, सो वी विल नॉट रिपीट दैट। नाउ टैक्सेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर इनकम पोस्ट अमेंडमेंट बाय द फाइनेंस एक्ट 2014। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था कि अगर जो नेट एग्रीकल्चर इनकम है वो 5,000 से ज्यादा एक्सीड कर रही है प्रीवियस ईयर में, देन जब हम टैक्स लायबिलिटी निकाल रहे हैं किसी पर्सन की, तो उसको कंसीडर करा जाएगा
यहां पे ये बात नहीं हो रही कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स होगी, इट इज एग्जेम्प्टेड बट इट इज कंसीडर एंड इट इज कंबाइंड बेसिकली। तो इसको क्या करा जाएगा, कंबाइंड विथ एग्रीकल्चरल इनकम। टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग नेट एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड्स द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। तो दो कंडीशन, अगर जो एग्रीकल्चरल इनकम है 5,000 से ज्यादा है पूरे साल की, एंड सेकेंड जो आपकी टोटल नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। नॉन एग्रीकल्चरल इनकम क्या, जो एग्रीकल्चर इनकम ने पढ़ी है उसके एक्सेप्ट कोई भी इनकम हो रही है वो सारी हमारी होगी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। तो अगर आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बेसिकली एक्सीड कर रही है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है, जो 2.5 लाख, 3 लाख एंड 5 लाख है जो हमने डिस्कस करा है, अगर वो क्रॉस कर रही है तो यहां पे इस केस में भी क्या होगा, जो एग्रीकल्चर इनकम है बेसिकली उसको कंबाइन करा जाएगा विद द नॉन एग्रीकल्चर इनकम टू फाइंड आउट द टैक्स लायबिलिटी, राइट। So if we look at that how basically the tax is calculated, so first we calculate the tax on the non-agricultural income plus net agricultural income. तो for example अगर आपकी agricultural income है 1 लाख, हम यहाँ पे assume कर लेते हैं, और नॉन एग्रीकल्चरल आपकी इनकम है 5 लाख, तो फर्स्ट 5 लाख और 1 लाख को कंबाइन करा जाएगा और 6 लाख पे टोटल जो है टैक्स जो लायबिलिटी है वो निकालेंगे। फर्स्ट कैलकुलेट द टैक्स ऑन बोथ, ओके, सो फर्स्ट वी कैलकुलेट द टैक्स ऑन बोथ, देन हम क्या करेंगे, जो हमारी मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट है, डिपेंड एज पर स्लैब रेट वो पर्सन कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। अगर उसकी सपोज 2.5 लाख जो लिमिट है, 2.5 लाख अगर उसकी लिमिट है प्लस 1 लाख जो उसकी एग्रीकल्चर इनकम है, उनको ऐड करके देन उस पर फिर टैक्स निकाला जाएगा जो कि हो गया 3.5 लाख पे एज पर स्लैब रेट्स। फिर जो यहाँ पे जो टैक्स आएगा और जो यहाँ पे जो टैक्स लायबिलिटी आई, जो टैक्स लायबिलिटी 2 की आई उसको माइनस कर देंगे जो टैक्स आया आपका यहाँ 1 से, एंड देन जो आपका जो आ गया नेट टैक्स लायबिलिटी जो आपको पे करनी है। तो अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझे, थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करें, सो एक पर्सन है मिस्टर राम, उसकी जो टोटल इनकम है वो है, जस्ट अ सेकेंड, या सो मिस्टर राम जो इंडिविजुअल है जो आ रहा है कैटेगरी 1 जो है कि बिलो 60 ईयर्स उसकी एज है, तो उसकी जो एग्रीकल्चरल नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है दैट इज 7 लाख, राइट। और अगर हम एग्रीकल्चर इनकम की बात करें तो वो है 1 लाख। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखो ये 5,000 से ज्यादा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंबाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम कंबाइंड अगर करें 7 लाख प्लस 1 लाख, तो टोटल होगी 8 लाख इनकम। तो सबसे पहले हम टैक्स जो है 8 लाख पे निकालेंगे, जो इनकम टैक्स एज पर जो स्लैब रेट्स आएगा 72,500, राइट। तो ये टैक्स हमारा आ गया कंबाइंड जब हमने 8 लाख पे निकाला। सेकंड हम क्या कह रहे थे, सेकंड स्टेप क्या है कि नेट एग्रीकल्चरल जो इनकम है और मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट को ऐड करके जो टैक्स आ रहा है वो निकालेंगे। इट मींस अगर वो बिलो 60 ईयर्स है तो 2.5 लाख तक उसकी एग्जेम्प्टेड है, प्लस 1 लाख एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करेंगे, तो टोटल 3.5 लाख पे अब जो है टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। तो 3.5 पे जब हम टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे सो अमाउंट ऑफ टैक्स विल बी 5,000, राइट। तो इस केस में जो टैक्स का अमाउंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5,000। तो अब ये जो अमाउंट है 5,000 इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो हमारा फर्स्ट स्टेप में टैक्स आया था दिस। सो जब आप 72,500 में से माइनस करोगे 5,000 तो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी वो ये हो जाएगी, राइट। सो इस वे में हम टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं इन केस ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम जो दोनों साथ होती है। एंड अगेन इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, इसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बेसिकली ऑफ एग्रीकल्चर इनकम एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम एंड देन वी फाइंड द टैक्स लायबिलिटी। तो सिंपल स्टेप है यहाँ पे, अगर आप देखो पहले आपने क्या करना है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम और एग्रीकल्चरल इनकम को ऐड कर देना है, राइट। एग्रीकल्चरल
प्लस नॉन एग्रीकल्चरल जो भी इनकम है उसको ऐड कर देना है, एंड एज पर जो जब स्लैब रेट जो बनता है टोटल टैक्स निकालना है। देन जो भी टैक्स आया साइड कर दिया उसे, फिर जो उसकी एग्जेम्पशन लिमिट है जो 3 स्लैब रेट्स है 2.5, 3 लाख और 5 लाख, उसके अकॉर्डिंग देन अगेन हमें क्या करना है, उसमें ऐड करनी है नॉन एग्रीकल्चर इनकम, फिर उसकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी है जो कि आई थी 5000, और फिर इस 5000 को जो सेकंड वाला है उसको 1 से माइनस कर देना है और आपकी जो आ जाएगी नेट टैक्स लायबिलिटी, राइट, नेट टैक्स लायबिलिटी। तो इस वे में बेसिकली यू कैन फाइंड द टैक्स लायबिलिटी थ्रू इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। नाउ दे आर द सम केसेस जहां पे जो पार्शली जो इनकम है वो एग्रीकल्चर हम काउंट करते हैं, पार्शली फ्रॉम एज अ बिजनेस इनकम। तो आगे जब हम पढ़ेंगे प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो वो पार्टली उसमें एज अ उस प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगी एंड पार्टली हमारी एज अ एग्रीकल्चर इनकम। सो कौन कौन से वो केसेस है, अगर इनकम हो रही है फ्रॉम सेल ऑफ टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय द एसएससी इन इंडिया, अगर टी को ग्रो कर रहे हैं और मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इंडिया में, तो जो भी उससे जो इनकम हो रही है 60% उसको हम एज अ एग्रीकल्चरल इनकम मानेंगे एंड 40% वो हो जाएगी बिजनेस इनकम। तो ये रेशियो याद रखने हैं 60 एंड 40 इन केस ऑफ टी, राइट। सेकंड, अगर हम रबर प्लांट्स की बात करें, ग्रो हो रहा है और उससे जो भी इनकम हो रही है, सो उस केस में 65% हमारा हो गया एग्रीकल्चरल इनकम एंड 35% हो गया बिजनेस इनकम। नेक्स्ट, अगर कोई कॉफी ग्रो कर रहे हैं और उसका जो सेल कर रहे हैं उससे कोई इनकम हो रही है, इनकम डिराइव फ्रॉम द सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड बाय द सेलर इन इंडिया, तो उस केस में 75% इनकम एग्रीकल्चरल इनकम में आएगी एंड 25% इनकम जो होगी बिजनेस इनकम है। बेसिकली इसका क्या मतलब है, अगर मान लो यहां से आपकी जो इनकम जनरेट हुई वो ही 2 लाख रुपीस, राइट, ये पूरे साल की इनकम आपकी 2 लाख, तो 2 लाख का अगर हम 75% निकाले तो वो आपका होगा 1,50,000, 1,50,000 सॉरी, एंड जो 50,000 होगा वो बिजनेस इनकम। तो ये एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगा, राइट, इसका ट्रीटमेंट एज पर एग्रीकल्चर इनकम होगा और इसका एज पर बिजनेस इनकम जो कि हमारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम हो गई। इनकम डिराइव फ्रॉम द कॉफी ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड एंड ग्राउंडेड बाय द सेलर इन इंडिया, तो अगर ये कंडीशंस है तो उस केस में 60% जो इनकम है वो एग्रीकल्चरल होगी एंड 40% हमारी नॉन एग्रीकल्चर होगी, राइट। ऑल्सो अगर कोई भी इनकम फ्रॉम जो हो रही है अर्न बाय फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एनी प्रोडक्ट अदर देन टी, अगर आप कुछ भी ग्रो कर रहे हो प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चर कर रहे हो, देन तो उसके कोई भी जो इनकम हो रही है अदर देन टी, देन उस केस में जो इनकम है is partially agricultural income and partially income chargeable to income tax under the heads profit and gains of business, and जो भी मार्केट वैल्यू होगी उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की वो काउंट करी जाएगी, और जो भी उस पर्सन ने जो रेंट लिया है वो जितना भी उसने रॉ मटेरियल एज अ यूटिलाइज करा है या सेल ऑफ जो रसीद है वो सारे इंक्लूड होगी इन द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस एंड एज अ एक्सपेंसेस डिडक्ट करे जाएंगे। And also no further deduction shall be made in respect of any expenditure incurred by the SSC as a cultivator or a receiver of rent in kind. So उस केस में कोई फर्दर डिडक्शन नहीं प्रोवाइड करी जाएगी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जहाँ पे एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, तो इस केस में नॉन एग्रीकल्चर इनकम में जो एक्सपेंसेस एज अ डिडक्टेड होंगे वो डिपेंड होंगे कि कितना रॉ मटेरियल उसका पोर्शन जो यूटिलाइज हुआ है या कितना जो रेंट पोर्शन है वो वहां से अर्न हुआ है, तो वो प्रोपोर्शनेट वे में वहां से डिडक्टेड करे जाएंगे एंड इसके साथ कोई एक्स्ट्रा फर्दर डिडक्शन नहीं मिलेगी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एसएससी एज अ कल्टीवेटर। तो मेन जो टोटल प्रोड्यूस है उसी में से जो रॉ मटेरियल यूटिलाइज हुआ है या जो रेंट रिसीव है वही एज अ डिडक्शन उसे प्रोवाइड करी जाएगी, राइट। सो ये था बेसिकली टॉपिक एग्रीकल्चरल इनकम का। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा एंड इसमें जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है मैं रिपीट कर देता हूं, हर क्लास में ये चीजें आपको बताता हूं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इसमें क्या फोकस करना है। नंबर 1 थिंग इज जो हमने करा था टेक्निक क्या क्या होती है, कैसे टैक्स कैलकुलेट करते हैं एंड द डेफिनेशंस ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, कि कौन सी इनकम पार्ट होगी एग्रीकल्चर इनकम का या कौन सी नहीं होगी। डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे आपके एग्जाम में आ जाते हैं। सो आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।